बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है लाहौर में। एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बहुत लंबा अरसा हो गया, वो जलसा ही नहीं कर पा रहे, रैली भी नहीं कर पा रहे। लोग अपने तौर पर निकलते हैं, लेकिन पूरा इलेक्शन हुआ 2024 का, कोई जलसा जुलूस नहीं करने दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस शहर में एक झंडा उठाने तक की इजाज़त नहीं थी। इस तरीके से इस पार्टी को दबाया गया। फिर भी इस शहर की तमाम सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, सवाए एक सीट छोड़ के। एक सीट जो है वो PMLN ने जीती हुई है, बाकी सारी सीटें यहाँ पे कौमी असम्बली की वो जीती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और यहाँ से वाइप आउट हो गई थी PMLN 8 फरवरी के इलेक्शन में। लेकिन आप सब ये जानते हैं कि 9 फरवरी को क्या हुआ। 8 फरवरी को रात गए, फिर एक कार्रवाई शुरू हुई, वो 9 फरवरी को चली। फिर फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ को भी जितवा दिया, मरियम को भी जितवा दिया, हमजा शहबाज को भी जितवा दिया, फलां भी जीत गया, डिमकाम भी जीत गया। इन्होंने सारी फतह अपने नाम कर ली और वो जाली किस्म की एक जीत है। उसके बाद ना दो चीज़ें तय पा गई थी। जब ये कार्रवाई डाली गई फॉर्म 47 वाली, तो दो चीज़ें तय पा गई थी। नंबर एक, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी पावर शो नहीं करने देना, क्योंकि जिस वक्त ये बाहर निकलेंगे, पावर शो करेंगे, तो दोबारा से ये ताकत पकड़ेंगे और ये तासुर बनेगा कि इनको ज़बरदस्ती हरा कर बाहर किया गया है। तो वो जो ताकत है अवाम की, वो शो नहीं करने देनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और उस वक्त से लेकर अब तक आप ये देखें कि पंजाब में तहरीक इंसाफ को एक भी जलसा नहीं करने दिया जाता। जहां पे वो जलसा करने जाते हैं, पूरे जिले की पुलिस, आसपास के इजला की पुलिस पहुंचा दी जाती है, कंटेनर लगा दिए जाते हैं। दूसरा जो फैसला किया गया था वो ये था कि कुछ भी हो जाए, तहरीक इंसाफ को अब कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा। और उसके लिए जैसी मैनेजमेंट होती है वो आपको सारा आइडिया है कि पहले से चीज़ें तय की हुई होती हैं कि कैसे कैसे हमने कहाँ पे काबू करना है, जाली वोट कैसे पड़वाने हैं, जाली वोट, जाली फॉर्म 45, जाली फॉर्म 47 हमने कैसे बनाने हैं। हालांकि हर तरफ से ये खबर आती है, सहाफ़ी रिपोर्ट करते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो मुख्तलिफ है। लोग वोट किसी और पार्टी को डालते हैं, बक्से में से किसी और पार्टी का निकलता है। तो जो भी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाकर रखना है, स्पेशली पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में। KP में तो तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बना ली, उन्होंने लड़ के अपना रिजल्ट ले लिया। बाकी जगहों पे तहरीक इंसाफ के लोग अपना नतीजा नहीं ले सके। लोग मजाक उड़ा रहे थे भाई, एक DC की क्या औकात है कि DC वजीर आला को कह रहा है कि तुम माफ़ी मांगो इस जलसे में आके। यानी अली अमीन गंडापुर साहब को यह कहा जाए कि आपने इस्लामाबाद वाले जलसे में जो कहा उसकी आगे माफ़ी मांगो। फिर जिन लोगों पे इस्लामाबाद वाले जलसे में पर्चे हुए वो लोग जी आ नहीं सकते। अजीबो गरीब किस्म की शराइत रखी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह क्लेम किया कि हमने इनको कोई बयान हल्फी इस हवाले से नहीं दिया कि ये जो शराइत आपने उल्ट पटांग किस्म की रख दी है, इनको हम तस्लीम करें। इन शराइत को ही सिर्फ मैं पढ़ूँ ना तो पूरा वीलॉग जो है वो लतीफ़े में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा आप कॉमेडी फिल्म सुन रहे हैं, जिस तरह की इन्होंने शराइत रखी हुई है। अभी ये सारा कुछ तो हुकूमत कर रही है, लेकिन अवामी मसाइल के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, महंगाई उसी तरह है, बेरोजगारी उसी तरह है, गुर्बत उसी तरह है, महंगे कर्जे उसी तरह है। पाकिस्तान के अंदर हर वो चीज जो आम आदमी को फायदा दे सकती है, उसके ऊपर इन्होंने टके का काम नहीं किया। जितनी मेहनत इन्होंने आईनी तरमीम के लिए की है ना, और जितने चक्कर इन्होंने फजल रहमान साहब के दरवाजे पे लगाए हैं, ये उससे आधी से आधी मेहनत अवाम की फलाह के लिए करें ना तो शायद अवाम को कोई फायदा भी हो जाए। लेकिन इनकी सारी की सारी मेहनत एक चीज पे हो रही है कि जाली इख्तिदार मिल तो गया है, अब उसको तूल कैसे देना है, उसको लंबा कैसे चलाना है। और उसके लिए जो सबसे मेन चीज है, नंबर 1 इनको करनी पड़ेगी, इमरान खान को अंदर रखना है। कानूनी तौर पर तो रख नहीं सकते, अब जबरदस्ती रखा हुआ है। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज से और अपना हक मांगने से रोकना है। कोई तहरीक खड़ी ना हो, लेकिन तहरीक जो है ना वो अचानक ट्रिगर हो जाती है। जितना लोगों के ऊपर उन्होंने जुल्म किया है, इनको आइडिया ही नहीं है कि किस वक्त पाकिस्तान में क्या हो जाएगा। अब नाज़रीन, काजी फ़ायद ईसा साहब के हवाले से मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। ये बात है मार्च 2022 की, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। और उस वक्त काजी फ़ायद ईसा साहब ने कहा था कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है ना, वो बहुत ही इमरजेंसी में जारी किया जाता है, और जो पार्लियामेंट है ना उसकी वक़्त ख़त्म हो जाती है कि वो कानून साजी नहीं कर रही, ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं। ये काजी फ़ायद ईसा साहब का अपना कहना था आज से 2 साल पहले। लेकिन अब वही काजी फ़ायद ईसा क्या करते हैं कि एक ही दिन में काबीना एक ऑर्डिनेंस पास करती है, सदर के पास जाता है, सदर दस्तखत करके उसको उसी वक्त जारी करते हैं, उसी वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में आता है और काजी फ़ायद ईसा साहब उस पर उसी वक्त अमल दरामद करते हैं, हालांकि कोई इमरजेंसी भी नहीं है। गौर कीजिए,
एक ही आदमी कादी फायद ईसा साहब ने अपनी जिंदगी में जिस जिस चीज को गलत करार दिया, जो जो चीज कादी फायद ईसा साहब ने कहा कि यह गलत हुआ, वो सारा कुछ कादी फायद ईसा साहब ने खुद कुर्सी पर बैठने के बाद किया। मैं आपको वो गिनवा सकता हूं, बड़ी लंबी चौड़ी चीजें हैं, मैं पहले आपको गिनवाता भी रहा हूं। लेकिन ये ऑर्डिनेंस जारी करने में कादी साहब कहते थे इमरजेंसी में हो सकता है। ये कौन सी इमरजेंसी है कि आपने कमेटी सिर्फ एक तब्दील करनी है, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालना है और उनकी जगह पे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को लाना है, ताकि कादी साहब हम ख्याल बेंच बना सकें, क्योंकि हम ख्याल कमेटी बन चुकी है पहले ही। तो ये सारे इस बारे में यही बात कर रहे हैं। मैं कोर्ट रिपोर्टर से बात करके हमेशा कोर्ट की बात आपको बताता हूं, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करता रहा। तो वो मुझे एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि ये एक साजिश के तहत किया गया है और कादी साहब बदकिस्मती से उन्होंने अपने उसूल को तोड़ा, जो उसूल वो हमेशा गिनवाते थे। अब कादी साहब कह रहे हैं जी पैसे देकर बस कुछ सहाफियों को खरीद लो, प्रोपेगेंडा करो बस। ये कुछ सहाफी तो बिक जाते हैं, खरीद लो चंद पैसे देकर। ये कादी फायद ईसा साहब कह रहे हैं। हुआ ये कादी फायद ईसा साहब ने अदालत में एक खातून की बेइज्जती की। वो व्हील चेयर पे थी, उनको जब बाहर निकाला गया, बेइज्जती सहाफी कह रहे कि बेइज्जती हुई उनकी, तो सहाफी भाग के उस खातून के साथ बाहर निकले। गालिबन उस मौके पर कादी साहब ने यह बात की। अब मामला यह है कि थोड़े दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इससे मिलती जुलती बात की थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर के बाद तो सहाफियों ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे। नाम लो, बताओ वो कौन है, हम नाम सुनना चाहते हैं, हमें सबूत दो कि कैसे पैसे लिए, किससे पैसे लिए। कोई पूछेगा कादी फायद ईसा साहब से? है किसी में जुर्रत? वक्त के काजी ने एक इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान की मीडिया पर कि मीडिया पैसे लेकर बिक गया और कुछ सहाफ़ी जो है वो पैसे ले, हुकूमत खरीदती है। कादी साहब आपके खिलाफ जो सहाफ़ी खबर देगा वो हुकूमत तो नहीं उसको खरीद रही। क्या आपको लगता है कि यानी इस वक्त जितनी जमातें सहाफ़ियों को खरीदने में मकबूल हैं या सहाफ़ियों को फ़ायदे देने में मकबूल हैं या सहाफ़ियों को ओहदे देने में और प्लॉट देने में मकबूल हैं, वो सारी जमातें तो कादी साहब आपके साथ बड़ी जुड़ी हुई हैं। तो क्या ये जमातें आपके खिलाफ इन सहाफ़ियों को खरीद रही हैं? मेरा सादा सा सवाल है। या जेल में बैठा हुआ एक आदमी खरीद सकता है? वो कैसे खरीद सकता है? तो मेरे ख्याल में कादी साहब को जरा नाम भी ले लेने चाहिए, बता देना चाहिए। अगर कोई और नहीं पूछ रहा तो चलिए मैं ही कह देता हूँ, बता दें किस किसने पैसे लिए, ताकि कादी साहब के ऊपर केस किया जा सके बाद में, या उन्हें पूछा जा सके कि कादी साहब जनाबे अली आपने नाम ले लिए, सर बताएं कोई सबूत हैं तो। अब इसी तरह अगर कोई सहाफ़ी उठकर कह दे कि जजों ने पैसे पकड़ लिए हैं या वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और जज खरीद लिए गए हैं, तो कितना मायूब लगेगा। तो इसलिए जो है वो कादी फायद ईसा साहब की गुस्सा जो है वो समझ आता है। उसका रीज़न ये है कि कुछ सहाफ़ियों ने मिलकर ये रिपोर्टिंग कर दी थी कि कादी साहब की एक्सटेंशन के लिए काम हो रहा है, वरना ये काम इतनी खामोशी से हो जाता, किसी को कानो कान खबर भी ना होती। तो उन सहाफ़ियों के ऊपर गुस्सा तो ऑब्वियस है कि जनाब वो सहाफ़ी क्यों है, वो कौन होते हैं जिन्होंने कादी साहब के वक्त से पहले एक्सटेंशन की कहानी को खोला और उसके ऊपर रोला डाल दिया। बहरहाल मैं इसको यहाँ रोक लेता हूँ इस मामले को, क्योंकि मुझे इतना ही कहना था। बहरहाल चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन को 3 रुकनी कमेटी में शामिल कर दिया है। अच्छा, कादी साहब ऑर्डिनेंस के बारे में जो कहते थे एग्जैक्टली मेरे पास लिखा हुआ भी आ गया। कहते थे ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट की तौहीन है, ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी मामलात में जारी किए जा सकते हैं। ऑर्डिनेंसेस के शदीद नाकिद कादी फायद ईसा का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर फौरी तौर पर अमल दरामद। क्या जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकालना हंगामी मामला था? बिल्कुल नहीं था। अच्छा, बिलावल की मजबूरी पे मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रुकन है, उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि बिलावल का ये जुमला हमारी मजबूरी है, ये बड़ा कीमती जुमला है। इस जुमले ने पाकिस्तान के सियासी अमल पर सवाल उठा दिए हैं। यानी अब पीपल्स पार्टी मान रही है कि जी हम मजबूर हैं, परेशान हैं और मजबूरी में ये काम हम कर रहे हैं, ये गंदा काम हम करना नहीं चाह रहे थे, तरमीम वाला। और एक चीज़ और है जो सलमान अकरम राजा साहब ने कही, उन्होंने कहा कोई लंदन प्लान है, इसके तहत 10 साल का मंसूबा है जिसके तहत पाकिस्तान के अवाम को खामोश करना है, उनकी जमहूरी लगन और जमहूरी वाबस्तगी जो इमरान खान और पीटीआई के साथ है उसे नेस्तो नाबूद करना है। और जवाब ये दिया जा रहा है कि ऐसा करने से मुल्क बहुत तरक्की करेगा। बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं करप्शन से मुल्क को कुछ नहीं होता, खैर है करप्शन होती रहती है। सलमान अकरम राजा साहब ने अपना एक पैगाम जारी किया है और उसमें वो ये बता रहे हैं कि जलसा गाह में आना कितना ज़रूरी है। बहरहाल आज तो जलसा है और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होता है तो हुकूमत की नींदें आराम होती हैं और जो कुछ हमने एक्टिविटीज़ देखी हमें आइडिया हो गया है। देखना यह है कि फस्तायत के आखिरी लेवल तक जाने के बाद भी मरियम नवाज और उनकी टिकटॉक वाली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को नाकाम कर पाएगी।
और भरपूर फस्तायत का सामना करने के बावजूद क्या तहरीक इंसाफ कामयाब जलसा कर पाएगी? देखते हैं, थोड़े घंटों में पता चल जाएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।